नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे लीगल सफर पर निकलने वाले हैं। हिंदू लॉ का ये विश्लेषण दरअसल एंशिएंट रूट से लेकर मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स तक इक्वालिटी यानी समानता के एवोल्यूशन की एक मास्टर क्लास है। तो बिना किसी देरी के आइए इस विषय की गहराई में चलते हैं और इस कानूनी सफर को समझते हैं। हमारा आज का ये सफर इन 5 फाउंडेशनल यूनिट्स पर आधारित होगा। फाउंडेशंस एंड जॉइंट फैमिलीज से लेकर सक्सेशन और प्रॉपर्टी राइट्स तक हम हिंदू लॉ के तहत लीगल राइट्स की पूरी लाइफ साइकिल को ट्रेस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बुनियाद से। सेक्शन 1। आइए देखते हैं कि संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली का कानूनी ढांचा कैसे काम करता है। अब देखिए, यहाँ मिथिक शरा और दाएं भागा स्कूल्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये दोनों कानून के दो अलग नजरिए हैं। मिथिक शरा स्कूल में एक बेटे को प्रॉपर्टी में राइट बाय बर्थ यानी जन्म से ही मिल जाता है, लेकिन दाएं भागा स्कूल जो मुख्यतः बंगाल और आसाम में फॉलो किया जाता है, वहाँ प्रॉपर्टी में राइट सिर्फ डेथ पर इनहेरिटेंस के जरिए मिलता है। ये डिफरेंस एकदम फंडामेंटल है और पूरे सिस्टम का आधार तय करता है। इसी जॉइंट फैमिली के अंदर एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कोपर्सनरी कहते हैं। ये बेसिकली जॉइंट फैमिली के अंदर की एक नैरोअर बॉडी होती है। ओरिजिनल कानून के अनुसार इसमें केवल मेल मेंबर्स आते थे, और वो भी 3 जनरेशंस तक, जिनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक इक्वल अनडिवाइडेड इंटरेस्ट होता था। और इस पूरे परिवार का जो सीनियर मोस्ट मैनेजर होता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता का रोल बहुत अथॉरिटेटिव होता है। उसके पास लीगल नेसेसिटी आने पर फैमिली प्रॉपर्टी को एलियनेट या बेचने की पावर होती है। अब इस पर गुरु नानक इंडस्ट्रीज केस के निष्कर्ष पर विशेष ध्यान दीजिए। कानून कितना क्लियर है ये इस रूलिंग से पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई को पार्टनर सेपरेट होने का एक क्लियर और अनएम्बिगुअस डिक्लेरेशन बाकी मेंबर्स को दे दे तो इमीडिएटली पार्टीशन इन स्टेटस हो जाता है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी का बंटवारा होने से बहुत पहले ही एक मेरे यूनिलैटरल डिक्लेरेशन से जॉइंट फैमिली का स्टेटस इंस्टेंटली फ्रैक्चर हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम पड़ाव पर, द सैक्रेमेंट ऑफ मैरिज। देखते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत ये सेक्रेड यूनियन कैसे फॉर्म होता है। कानून की नज़र में एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए सेक्शन 5 की इन कंडीशंस का पूरा होना पूरी तरह मैंडेटरी है। मोनोगमी, साउंड माइंड या वैलिड कंसेंट, एज लिमिट्स जिसमें ग्रूम 21 और ब्राइड 18 साल की हों, प्रोहिबिटेड डिग्रीज के बाहर होना और सपिंडाज ना होना, ये शर्तें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। और जब सप्तपदी सेरेमनी यानी सेक्रेड फायर के चारों ओर 7 फेरे पूरे हो जाते हैं, तब ये सैक्रेमेंट लीगल और बाइंडिंग हो जाता है। लेकिन क्या सिर्फ फेरे लेना काफी है? सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार केस ने एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट सेट किया। यहां सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि हालांकि सेक्शन 8 के मुताबिक मैरिज रजिस्ट्रेशन का नेचर ओरिजिनली एविडेंशियरी था, फिर भी विमेन के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस सोशो लीगल मेजर को पूरे देश में कंपलसरी कर दिया गया। ये औरतों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम था। और क्या धर्म बदलकर सेक्शन 5 के मोनोगमी रूल से बचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। सरला मुद्गल एक अत्यंत महत्वपूर्ण केस है जिसने यह स्थापित कर दिया कि कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन को हथियार बनाकर मोनोगमी रूल्स को बाईपास नहीं कर सकता। अगर कोई कन्वर्ट होकर दूसरी शादी करता है तो उसकी पहली हिंदू शादी ऑटोमैटिकली डिसॉल्व नहीं होती। ऐसे में वो दूसरी शादी कंप्लीटली बिगमस और वॉइड ही मानी जाएगी। कानून के इस लूपहोल को यहां हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। शादी कैसे फॉर्म होती है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन जब एक मैरिज फेल होती है, यूनियन टूटती है, तो लॉ के पास कौन सी स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी रेमेडीज हैं? आइए तीसरे सेक्शन में इस पर गौर करते हैं। अब यहां कानून की नजरों में 2 स्थितियों के बीच एक बहुत बड़ा लीगल डिफरेंस होता है। एक शादी जो शुरुआत से एग्जिस्ट ही नहीं की, बनाम एक शादी जिसे अंडू करने के लिए आपको कोर्ट डिग्री की जरूरत होती है। ध्यान से सुनिए, सेक्शन 11 के अनुसार वॉइड मैरिज अपने इंसेप्शन से ही नल होती है, जैसे बिगिमी के केस में, जबकि सेक्शन 12 कहती है कि वॉइडेबल मैरिज तब तक पूरी तरह वैलिड रहती है जब तक उसे फोर्स, फ्रॉड या इम्पोटेंसी के आधार पर अनल ना किया जाए। कई बार रिश्ते इस हद तक खराब हो जाते हैं कि उन्हें जोड़े रखना दोनों पार्टीज के लिए एक सजा बन जाती है। नवीन कोहली केस के फैक्ट्स बिल्कुल ऐसी ही सिवियर हार्डशिप को दर्शाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि सेक्शन 13 के ट्रेडिशनल फॉल्ट ग्राउंड्स पर डिवोर्स लेना कितना ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग और पेनफुल है। इसलिए इस लैंडमार्क केस में कोर्ट ने पार्लियामेंट को स्ट्रांगली रेकमेंड किया कि एक्ट को अमेंड करके इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को एक वैलिड ग्राउंड बनाया जाए।
और फिर हम आते हैं शिल्पा शैलेश केस के इस मॉन्यूमेंटल कंक्लूजन पर। ये रूलिंग बिल्कुल गेम चेंजर थी। इस केस ने प्रूव कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए आर्टिकल 142 की अपनी यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को इन्वोक कर सकती है। इसका मतलब है कि जब एक शादी अनडिनायबली डेड हो चुकी हो तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन पर डिवोर्स ग्रांट कर सकती है और यहां तक कि सेक्शन 13B का लंबा कूलिंग ऑफ पीरियड भी वेव कर सकती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शिफ्टिंग फोकस टू सेक्शन 4। जब परिवार टूटता है तो आश्रितों यानी डिपेंडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून अडॉप्शन, मेंटेनेंस और गार्डियनशिप का सेफ्टी नेट कैसे प्रोवाइड करता है, चलिए ये देखते हैं। अडॉप्शन के मामले में लक्ष्मीबाई चांदारागी केस का आना एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव दर्शाता है। इस फैसले ने कंप्लीटली ये सीमेंट कर दिया कि एक विडोड मदर के पास अपने बच्चे को अडॉप्शन में देने का अपना ओरिजिनल और इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी राइट है। इसे करने के लिए किसी भी तरह की प्रायर पैटर्नल अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। बस एक ही शर्त है कि डिसीज्ड फादर ने इस बारे में कोई एक्सप्रेस प्रोहिबिशन ना छोड़ी हो। मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता डिपेंडेंस के लिए एक लाइफ सेविंग प्रोविजन है। इन इंटरकनेक्टेड प्रोविजंस पर ध्यान दीजिए। सेक्शन 18 वाइफ के लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस को लीगली प्रोटेक्ट करता है। वही सेक्शन 19 और 20 एक विडो डॉटर इन लॉ, बच्चों और एज्ड पेरेंट्स के सपोर्ट की जिम्मेदारी तय करते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल अहमियत है सेक्शन 24 की। ये मेंटेनेंस पेंडेंटे लिटे गारंटी करता है, एज इन डिपेंडेंस को तब भी नेचुरली और लीगली सपोर्ट मिलना चाहिए जब कोर्ट में लिटिगेशन पेंडेंटे लिटे चल रही हो। गार्डियनशिप के फ्रेमवर्क में गीता हरिहरन केस की इस अथॉरिटेटिव रूलिंग ने ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल हायरार्कीज को बिल्कुल क्रॉश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 6 को इस तरह रीड डाउन किया कि एक मदर को ऑटोमेटिकली एक को इक्वल नेचुरल गार्डियन का दर्जा मिल गया। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर फादर ऑर्डिनरी फैमिली अफेयर्स से एब्सेंट हैं तो मदर स्मूथली नेचुरल गार्डियन का रोल अज्यूम कर सकती हैं, क्योंकि दिन के आखिर में मायना का वेलफेयर ही पैरामाउंट कंसिडरेशन है। और अब हमारी ये चर्चा अपने आखिरी और शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड पड़ाव पर आ चुकी है, सेक्शन 5 सक्सेशन एंड प्रॉपर्टी राइट्स। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी डिवॉल्व होने के क्या नियम हैं। अब मान लीजिए किसी हिंदू मेल की बिना विल बनाए यानी इंटेस्टेट डेथ हो जाती है, तो उसका सक्सेशन कैसे होगा? इसके लिए सेक्शन 8 की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और मेथोडिकल हायरार्की बनाई गई है। स्टेप 1 में आते हैं क्लास 1 हेयर्स, जो प्रॉपर्टी एक साथ साइमल्टेनियसली इनहेरिट करते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो अब बात जाती है स्टेप 2 में क्लास 2 हेयर्स के पास। उनके ना होने पर स्टेप 3 एग्नेट्स, जो पैट्रीलिनियल यानी मेल लाइन के रिश्तेदार होते हैं। फिर स्टेप 4 कॉग्नेट्स, जो फीमेल्स के थ्रू आते हैं। और आखिर में अगर कोई लीगल हेयर नहीं है तो स्टेप 5 होता है ईस्चीट, जहां प्योर राइट्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाते हैं। कानून के इस पूरे सफर में वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स का मुद्दा सबसे रेवोल्यूशनरी रहा है। इस डबल केस पंच को देखिए। पहली एसेंशियल रूलिंग आई दन्नम्मा वर्सेस अमर केस में। इस लैंडमार्क जजमेंट ने 2005 के अमेंडमेंट को रिट्रोएक्टिवली अप्लाई कर दिया। इसने क्लियर मैसेज दिया कि 2005 से पहले पैदा हुई डॉटर्स भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एब्सोल्युटली इक्वल को-पार्सनरी राइट्स होल्ड करती हैं। ये अपने आप में एक गेम चेंजर था। और आखिरकार इस पूरी लीगल जर्नी को हम कंक्लूड करते हैं इस डेफिनेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रूलिंग के साथ, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इस केस ने तो हमेशा के लिए इस डिबेट को सेटल ही कर दिया। कोर्ट ने लाउडली और क्लियरली स्थापित किया कि डॉटर्स बर्थ से ही को-पार्टनर्स हैं। ये कंप्लीटली एक स्टैट्यूटरी बर्थ राइट है और ये राइट इस बात पर बिल्कुल भी कंटिंजेंट नहीं है कि फादर उस अमेंडमेंट की डेट पर जिंदा थे या नहीं। यहां आकर बेटियों की एब्सोल्यूट इक्वालिटी को परमानेंटली सील कर दिया गया। तो इस पूरी चर्चा और इन 5 फाउंडेशनल यूनिट्स के सफर के बाद हमारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बेटियों को इक्वल को-पार्टनर्स और माताओं को को-इक्वल गार्डियंस बनाने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि हिंदू लॉ ने जेन्युइनली अपना अल्टीमेट एवोल्यूशन ऑफ इक्वालिटी अचीव कर लिया है? सोचिए इस बारे में। कानून के इस इमेंस सोशियो लीगल एवोल्यूशन पर जरूर विचार कीजिए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।